बीए प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपके लिए 2-3 वीडियो डाली और अब आपकी बेहद डिमांड पर कि सर फर्स्ट यूनिट से भी आदिकालीन साहित्य के छोटे प्रश्नों की वीडियो तो आपके लिए लेकर आया हूँ एक और संग्रह। तो एक बार वीडियो को सुने और आराम से इन प्रश्नों की तैयारी करें। तो आइए अपन बिना समय को गंवाए हुए पहला ही प्रश्न, आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? ध्यान रखना भाई, तो ध्यान रखना आदिकालीन साहित्य को हमने 2 भागों में रखा। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि इसके 2 भाग कर दीजिए, एक अपभ्रंश प्रभावित और दूसरा लोक भाषा आधारित। तो अपभ्रंश प्रभावित साहित्य में 3 आते हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, जबकि लोक भाषा आधारित काव्य में आते हैं रासो साहित्य और लौकिक साहित्य। तो इस प्रकार से आदिकालीन साहित्य 5 प्रकार का हो जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा, सिद्ध कवियों की संख्या कितनी मानी गई? किन्हीं 4 सिद्ध कवियों के नाम। आचार्य शुक्ल ने सिद्ध कवियों की संख्या 84 मानी थी। उनमें से अपन कुछ 5 कवियों के नाम लेते हैं, जैसे सरप्पा, लुईपा, कन्हेप्पा, डोम्बिपा, वीरूपा। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, सिद्ध कवियों की भाषा को किस नाम थे? सिद्धों ने अपनी एक प्रतीकात्मक भाषा प्रयोग में ली थी। प्रतीकात्मक मतलब यानी कि वो कुछ एक विशेष प्रकार की भाषा प्रयोग करते थे जो अपभ्रंश प्लस हिंदी मिश्रित थी। तो ऐसी भाषा को आगे चलकर हमने नाम दिया था संधा भाषा। तो ध्यान रखना, संधा भाषा किसकी है? सिद्ध कवियों की भाषा। तो ये कौन सी है? संधा है। ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषता लिखनी है, या तो प्रवृत्ति बूझ ले या विशेषता, दोनों की बात घबराने की कोई जरूरत नहीं, एक ही होती है। ये लोग महासुखवाद बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। शरीर की गति पर इन लोगों ने ध्यान दिया क्योंकि इनकी उपाधि ही पा रहती थी और पा का मतलब ही शरीर होता था। महामुद्रा और तंत्र मंत्र साधना। तो ध्यान रखना, सिद्ध साहित्य की प्रवृत्ति बूझ ले या सिद्ध साहित्य की विशेषता बूझ ले, आपसे घबराने की कोई आवश्यकता। उसके बाद है नाथ साहित्य की उत्पत्ति के नियम। सीधी सी बात है, जैसे ही सिद्ध साहित्य समाप्त हुआ। सिद्ध साहित्य समाप्त क्यों हुआ? क्योंकि स्त्री व्यभिचार में डूब चुका था और जैसे ही अब नया पंथ आया था तो गुरु गोरखनाथ ने एक नाथ संप्रदाय की स्थापना की। उन लोगों ने कहा कि स्त्री का त्याग करो, सीधे गुरु की शरण में जाइए, वन में जाकर कठोर तपस्या कीजिए और अंत में आपको मोक्ष प्राप्ति थी। मोक्ष प्राप्ति को लेकर नाथ साहित्य चले और उसी के साथ उत्पत्ति के 5 नियम बन गए। नाथ कवियों की संख्या कितनी थी और भाषा? ध्यान रखना, नाथ कवियों की संख्या 9 मानी गई। सर्वश्रेष्ठ गोरखनाथ, वैसे प्रथम गुरु आदिनाथ, साथ में ही नाथ और सिद्धों के बीच का मच्छेंद्र नाथ था। तो ये 3 थोड़ी सी ध्यान रखना। वैसे आपसे सर्वश्रेष्ठ पूछेंगे, गोरखनाथ लिख देना। इनकी भाषा अपभ्रंश प्रभावित हिंदी मानी गई थी, ये भी ध्यान रखें। जैन साहित्य के प्रमुख कवियों के नाम। तो जैन साहित्य आगे चलकर जो तीसरा साहित्य था उसका नाम जैन साहित्य था और जैन साहित्य में मुख्यतः 2 कवि हुए थे, एक पौमचर्य हुआ और दूसरे पुष्पदंत के रचनाकार, पौमचर्य के रचनाकार स्वयंभू और पुष्पदंत के रचनाकार महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत हुए। तो 2 कवि स्वयंभू और पुष्पदंत। उसके बाद अगला प्रश्न है, जैन साहित्य रचनाओं का मूल आधार। तो मूल आधार इन लोगों ने अहिंसा के दौरान राम राज्य के सपने को और माँ सीता के द्वारा अपने पुत्र लव और कुश को शिक्षा के तहत रीति, नीति, सदाचार और आचरण के पदों को लेकर अपना साहित्य रच डाला था। प्रश्न नंबर 9, रासो शब्द की उत्पत्ति किन किन शब्दों से मानी जाती है? तो रासो शब्द की उत्पत्ति के विषय में खुद शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और गारसा दे तासी जैसे व्यक्ति कहते हैं। तो तासी ने तो इसके लिए राजसूय माना था, वहीं द्विवेदी ने रास या रासक माना और शुक्ल ने इस शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। ध्यान रखना ये चीज़ें। हिंदी रासो साहित्य के कितने प्रकार? जैसे उत्पत्ति के 3 नियम थे उसी प्रकार से 3 प्रकार का रासो साहित्य था। श्रृंगार परक रासो, यानी कि जिसमें राजा रानियों का प्रेम हो, ठीक है, और राजा रानी के प्रेम के साथ नृत्य की अभिव्यक्ति हो। तो हिंदी में सबसे अच्छा श्रृंगार परक रासो बीसल देव रासो नरपति नाल का है। धार्मिक रासो ऐसे साहित्य जिन पर अभी भी धर्म का, तो ये जैन धर्म से जुड़े हुए थे, जैसे अपना कौन सा भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी का, और ऐतिहासिक रास हो जिसमें राजा रानी के प्रेम के साथ युद्धों की सजीव वर्णन हो, समय का विभाजन हो, कालखंड दिखाए गए हो। ऐसे साहित्य को हमने ऐतिहासिक रासो साहित्य में रखा और इसमें पृथ्वीराज रास हो, ठीक है, मुख्य रूप से था। उसके बाद आपका हमीर रास हो, उसके बाद आपका खुमान रास हो और उसके बाद अपना परमार रास हो। ये ऐसी रचनाएं थी जो ऐतिहासिक थी। उसके बाद है पृथ्वीराज रासों पर टिप्पणी। तो पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंद्रवरदाई। हो सकता है आपसे ये पूछे, भाषा मुख्यतः डिंगल व पिंगल मानी गई थी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें खुद में लिखा है कि एक लाइन कहता है, उक्ति धर्म विशालस से राजनीति नवरस षट भाषा पुराण छः कुरान कथित में है कि मेरी भाषा 6 थी। तो 6 भाषाएं भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत। तो समय 69 खंडों में इसका विभाजन था। रासो साहित्य की विशेषता, ये मोस्टली ये तो आएगा ही आएगा। रासो साहित्य की प्रवृत्ति बूझ ले या विशेषता। तो वीरता का महत्व, दरबारी साहित्य की छटा थी। ये लोग दरबारों में रहकर राजा महाराजाओं की वीरताओं का आख्यान कर रहे थे। युद्धों का सजीव वर्णन, यानी कि राजाओं के बीच होने वाले युद्धों का सजीव वर्णन था और डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया था। लौकिक साहित्य किसे कहते हैं? ये अपना 5वां साहित्य था और सीधा साहित्य जनता के बीच रहकर जिन कवियों ने जनता के मनोरंजन के लिए जो साहित्य लिखा वो लौकिक साहित्य कहलाया।
लौकिक साहित्य में मुख्यतः कितने कवि थे? तो 2 ही कवि थे, अमीर खुसरो और विद्यापति। अमीर खुसरो और विद्यापति की रचनाएं। तो ध्यान रखना, अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए क्या क्या लिखा था? पहेली, दोस्त-खून, गजल, खलिकबारी, नूसिपर जैसी रचनाएं लिखी। तो विद्यापति ने पहली बार राधा और कृष्ण प्रेम को किसमें दिखाया था? हिंदी में दिखाया। तो उसको लेकर पदावली। कुछ इसकी रचनाएं और भी थी जिनमें कीर्तिलता और कीर्तिपदा का यह अपभ्रंश प्रभावित हो सकता है। आपसे ये पूछ ले, अपभ्रंश प्रभावित या अवहट्ट प्रभावित रचनाएं कौन सी थी? तो कीर्तिलता, कीर्तिपदा का। आशा करता हूँ विद्यार्थियों ये 15 प्रश्न आपके यूनिट फर्स्ट में से आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होंगे और अपने दोनों के दोनों प्रश्न इसी से आ जाए, ऐसी आशा करता हूँ।